Okay, good morning, ma'am. Now you can start your class. Good afternoon, students. Afternoon, ma'am. Students, last term हमने किया था gender. What is the meaning of gender? What is the concept of gender? और different social groups, religion and time period. कि इनमें gender का क्या रोल रहा है, लिंग के आधार पर मेल और फीमेल का क्या रोल रहा है. आज मेरा टॉपिक है पितृयार्की, पृथ्वी सत्ता. यानी एक्सप्लेन द टर्म patriarchy, negative aspect and positive aspect of patriarchy और ideal form of patriarchy. क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है वो स्टार्टिंग से ही जो हमारी भारतीय समाज में आज प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक केवल पितृ सत्ता का ही रोल या भूमिका देखी गई है. क्योंकि पैट्रियार्की इज ए सोशल सिस्टम इन विच मेल होल्ड्स प्राइमरी पावर. यानी कि इसका लिटरेरी मीनिंग क्या है? पैट्रियार्की, पितृ सत्ता. इसका लिटरेरी रोल है कि जो हमारे रूल ऑफ द बाय द मेल, रूल ऑफ द फादर बाय द फादर. तो हमेशा से हमारे जो परिवार का मुखिया रहा है वो पिता रहा है या संयुक्त परिवार में जब हमारी कोई ज्वाइंट फैमिली होती है तो उसमें जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें हम मुखिया मानकर चलते हैं. उन्हीं का आदेश का पालन पूरे परिवार को करना पड़ता है. उनके अंडर बच्चे, स्त्रियां और परिवार का प्रत्येक सदस्य उनके अंडर कार्य करता है, उनके अधीन होकर कार्य करता है. आज वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि परिवार के निर्णयों में नारी की सहभागिता घर के अंदर मानी जाती है. बाहर के जितने भी निर्णय हैं वो पुरुष लेता है. तो ये चाहे वैदिक काल ले लीजिए, चाहे अपना मिडल काल ले लीजिए, बौद्ध काल ले लीजिए या आधुनिक समय ले लीजिए, इसमें मुखिया का रोल जो है वो फादर को ही माना जाता है. या ज्वाइंट फैमिली में इसकी जो भूमिका है, जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वयोवृद्ध होता है, उसे ही मुखिया, परिवार का मुखिया माना जाता है, जिसके अधीन महिलाएं, बच्चे और पूरी प्रॉपर्टी या जो भी निर्णय है लिए जाते हैं. ये देखा गया है कि जो पैट्रियार्की है, पितृ सत्ता है, उसमें हमारा जो सोशल सिस्टम है, जेंडर रोल जो है वो उसकी सेंट्रलाइजेशन होता है. उस केंद्रीयकरण, जैसे कि शक्ति का केंद्रीयकरण होता है, उसी के निर्णय, उसी की भूमिका, उसी का रोल जो है वो बाहरी कार्यों में किया जाता है. जेंट्स जो है परिवार का पालन पोषण करने के लिए, उनकी दाल रोटी का जुगाड़ करने के लिए, उनके सुख सुविधाओं के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए और महिलाओं की भी जरूरतों को पूरी करने के लिए पिता की भूमिका रहती है. और स्त्रियों की भूमिका घर के अंदर उनकी सुख सुविधाओं के लिए दाल पानी, घर, रसोई का कार्य, भोजन तैयार करना, बच्चों का लालन पालन करना, बच्चों का ध्यान रखना, उनके कपड़े आदि का ध्यान रखना और जो भी गृह उपयोगी कार्य हैं वो स्त्रियों को दिए जाते हैं. अब ये दोनों तरफ से अगर हम देखें तो जेंडर का रोल जो है वो डोमिनेट पावर हम देख सकते हैं कि जितने भी हैं वो डोमिनेट करते हैं. घर के अंदर जितने भी बाहरी निर्णय लिए जाते हैं वो पिता ही लेता है, पिता के द्वारा लिए जाते हैं. मेल डोमिनेट है, मेल आइडेंटिफिकेशन, मेल की पहचान की जाती है, मेल ही डोमिनेट है, मेल ही सेंट्रलनेस है. यानी कि सारी शक्तियों का कंट्रोल जो है वो पितृसत्ता, जो पैट्रियार्की है, इसमें मेल को ही डोमिनेट करा जाता है, मेल ही मुखिया होता है. इसके दोनों एस्पेक्ट है. मैं पहले तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट बता देती हूँ कि पितृ सत्ता के सकारात्मक पक्ष क्या है.
क्योंकि आप देख रहे हो कि आज के आधुनिक समय में भी भले ही महिलाएं कितना ही कार्य बाहर का भी करने लगी हैं, घर का भी करने लगी हैं, लेकिन फिर भी डोमिनेट जो है वो पिता मुखिया माना जाता है। इसलिए इसके दोनों पक्ष है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। तो सबसे पहले मैं इसके सकारात्मक पक्ष दिखाती हूँ कि पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। पितृसत्ता मूल रूप से अनेक सकारात्मक पक्ष है। कौन कौन से? सबसे पहले जो आप अगर पॉइंट लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ पैट्रियार्की, यानी कि पितृसत्ता के सकारात्मक पक्ष। सबसे पहला है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फैमिली, नारी पर उत्तरदायित्व का अभाव। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में, पैट्रियार्किक अवस्था में मैंने बताया कि रूल बाय द मेल, रूल बाय द फादर, रूल बाय द कंट्रोल ऑफ मेल, कि जितना भी कार्य है, जितना उत्तरदायित्व है वो पुरुष ही अपने ऊपर लेता है। उसे नारी को उत्तरदायित्वों से मुक्ति दी जाती है। उन्हें इसमें जितने भी कमाने का बाहर जो भी कठिन कार्य है उनसे नारियों को मुक्ति मिल जाती है। और नारी जो है वो अपने घर का काम करती है, बच्चों का लालन पालन करती है और बच्चों के लिए खाना तैयार करती है। जो घर के मेंबर हैं उनकी सुख सुविधाओं के लिए जितने भी गृह उपयोगी कार्य हैं वो करती हैं और उन्हें कोई भी अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सारा उत्तरदायित्व जितना भी है, घर में सामान खत्म है, दाल पानी लाना है, दाल का आनंद करना है, रोटी का करना है, या बच्चों के स्कूल की शिक्षा का प्रबंध करना है, और जितना भी आप देखिए वो मेल के ऊपर ही डिपेंड करता है। सेकंड है कि सपोर्ट टू कल्चरल सिस्टम, सांस्कृतिक व्यवस्था का समर्थन। सपोर्ट टू कल्चरल सिस्टम, सांस्कृतिक व्यवस्था का समर्थन। इसमें जितने भी गृह उपयोगी कार्य हैं उसका सर्वोत्तम उत्तरदायित्व महिलाओं के ऊपर है। और जैसे कि बच्चों का लालन पोषण करना, अतिथि सत्कार करना, भोजन बनाना, बच्चों की सुख सुविधाओं के कार्य करना, ये सारे कार्य नारियों को सौंपे गए हैं। सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के अनुरूप भी पितृसत्ता को स्वीकार किया गया है, क्योंकि हमारे जो संस्कार भी, हमारी जो संस्कृति भी है, हमारे जो धर्म ग्रंथ है, उसमें भी नारियों को पतियों का आज्ञा का पालन करना, पिता की आज्ञा का पालन करना, यही सिखाया गया है। आप अपने प्राचीन ग्रंथ उठाकर देखिए कि अगर पति रामचंद्र जी को वन के लिए भेजा गया तो महिला अपना सीता जो है उनके पीछे पीछे चली। तो ये संस्कार, ये सांस्कृतिक रूप से भी महिलाओं के ऊपर ये दबाव रहा है कि वो घर के सारे कार्य संभाले और जो मेल है वो बाहर के कार्य संभाले। धार्मिक व्यवस्था में भी उनको ही वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक, मैं कहती हूँ कि आप प्राचीन समय भी देख लीजिए, उसमें भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को आदर्श रूप में देखा गया है। धर्म ग्रंथों में भी पुरुष को प्रधान माना गया है, नारी को उनके अधीन माना गया है। पुरुष के अनुरूप चलने पर नारी को स्वर्ग मिलता है, ऐसा जो है कहावतें भी दी गई कि पुरुष के अनुरूप चलने से नारी को स्वर्ग प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वयं नारी भी, उनकी भी इच्छा रहती है कि हमारे परिवार का मुखिया मेल ही हो,
इसलिए पृष्ठसत्तात्मक धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक व्यवस्था में भी उनका वर्णन किया गया है। और उसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि पुरुषों के दायित्वों में हर समय वृद्धि हो रही है। इंक्रीमेंट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेल्स। जितने भी कठिन कार्य हैं, जितने भी श्रम के कार्य हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल आप देखते हो कि बाय बर्थ नारी का जो शारीरिक संरचना है वो बड़ी डेलिकेट है, बड़ी कोमल है। उसे वो श्रम के कार्य, कठिन कार्य अर्थात खेतों में हल चलाना, खुदाई करना या ऐसे जो श्रम के कार्य होते हैं वो कार्य केवल पुरुषों को दिए गए हैं, तो उनके उत्तरदायित्वों में वृद्धि की गई है। और नारियों का कार्य बड़ा सरल, जिसमें खाना बनाना, बच्चों का लालन पालन करना, बच्चों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, पतियों का के लिए कपड़े और उनके व्यवस्था जो है तंदुरुस्त करना, ये कार्य दिए गए हैं। इसके बाद है कि एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट मैं और बताती हूँ कि नारी को तनाव में मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम टेंशन टू फीमेल, फ्रीडम फ्रॉम टेंशन टू फीमेल। जो नारी है को तनाव से मुक्ति की गई है। हम आज के टाइम देखते हैं कि अगर महिलाएं काम कर रही हैं बाहर आकर, तो उन्होंने खुद अपनी टेंशन बना रखी है कि कमा कर भी लाना और घर भी संभालना। भले ही वो कितना ही किसी भी पोस्ट पर चली जाए, घर का कार्य फिर भी उन्हें करना पड़ता है। अगर हम मेल डोमिनेट है, मेल अगर बाहर के कार्य करता है, मेल अगर धन उपार्जन करके लाता है, तो नारियों के तनाव में मुक्ति मिलती है। वो कोई टेंशन नहीं लेती कि आज हमें ऑफिस में जाना है या आज हमें ये काम करने हैं, ऑफिस के लिए सारे कामों से, या बॉस की डांट खानी है, या हम इन टाइम ऑफिस में नहीं पहुंचे। तो ये सारी टेंशनों से उसे मुक्ति मिल जाती है अगर पैट्रियार्की रूल रेगुलेशन को हम मानते हैं। पृष्ठसत्ता का डोमिनेट रहता है, वही तनावों को झेलता है। वो अपने टाइम पर ऑफिस जाना, टाइम पर घर आना, ये उन पर ही डिपेंड है कि जितने भी दफ्तर के कार्य हैं या बाहर की जितने भी तनाव हैं वो मेल सहन करता है। नारियों को इससे मुक्ति मिल जाती है। अगला पॉइंट है कि नारी का सीमित कार्य क्षेत्र, यानी कि लिमिटेड वर्किंग फील्ड ऑफ फीमेल, लिमिटेड वर्किंग फील्ड ऑफ फीमेल, नारी का सीमित कार्य क्षेत्र। नारी का सीमित कार्य क्षेत्र वही हो गया कि वो केवल अपने परिवार के अंदर अपने सीमित कार्य करे, अपने रसोई को संभाले, अपने घर की मेंटेन करे, अपने परिवार को संभाले, अतिथि सत्कार करे, घर में जो भी व्यवस्था है वो नारियों पर निर्भर है, तो उनके सीमित कार्य हो जाते हैं। वो बाहर के कार्य नहीं करती। बाहर के जितना भी कार्य है वो अरेंजमेंट केवल पुरुषों पर ही निर्भर होता है। तो इस प्रकार इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि इसके नारी के सीमित कार्य क्षेत्र होते हैं। नारी का सुखमय जीवन, हैप्पी लाइफ ऑफ फीमेल। अगर नारी को तनाव नहीं रहेगा, बाहर के कार्यों में तनाव नहीं रहेगा, तो वो अपने बच्चों का पालन पोषण एकाग्रचित होकर कर सकती है। उसका बाहर का जितना भी तनाव है वो उस पर हावी नहीं होता। वो अपने सरलता से अपनी किचन में, अपने रसोई में, अपने परिवार को मेंटेन करने में, पुरुषों का अति सत्कार करने में उसका कार्य जो है वो लगा रहता है और वो खुश रहती है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है क्योंकि वो तनावों से मुक्ति प्राप्त कर लेती है। उसके अंदर प्रेम, सहयोग और त्याग की भावना बनी रहती है, क्योंकि अगर वो बाहर की जिम्मेवारी भी लेगी तो उसके अंदर तनाव होगा तो वो बच्चों की परवरिश अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगी। बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश करने के लिए उसे प्रेम, भावना, सहयोग, ये चीजें केवल तभी मिल सकती हैं जब वो अपना जीवन सुख में बनाए, वो अपने लिमिट कार्य करे। फिर उसके बाद है कि कठिन कार्यों में नारी सहभागिता का अभाव।
लैक ऑफ पार्टिसिपेट और फीमेल डिफिकल्ट वर्क, जितने भी कठिन कार्य हैं उसमें सहभागिता का अभाव रहता है महिलाओं का। महिलाओं का काम नहीं है कि वो किसान बनकर खेत में हल चलाए या वो मजदूर का लकड़ी काटने का कार्य करे या कोई मशीन चलाने का कार्य करे या मशीन निर्माण का कार्य करे या कोई कल पुर्जे बनाए। उसका कार्य बड़ा सरल है कि वो खाना बनाए, खाना तैयार करे, क्योंकि नारी को स्वाभाविक रूप से कोमल समझा जाता है। डेलीकेट उसका फिजिकल होता है, बायोलॉजिकल डेलीकेट होती हैं, तो इसीलिए उनका कार्यों का विभाजन किया जाता है। कठिन कार्य, कठोर कार्य केवल पुरुषों को दिए जाते हैं। इसलिए पुरुष प्रधान समाज में जितने भी कठिन कार्य हैं वो पुरुषों को दिए जाते हैं। महिलाओं को सरल कार्य दिए जाते हैं, जो कि घर में रहकर अपने सरलता से, प्रेम, सहयोग और भावना से वो अपने घर की व्यवस्था चलाए। फिर है कि नारी इच्छा का सम्मान, रिस्पेक्ट टू फीमेल डिजायर। इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पृथ्वी सत्ता पैट्रियार्की का ये भी है कि बालिकाओं की इच्छा का सम्मान किया जाए, महिलाओं की इच्छा का सम्मान किया जाए। पुरुष जो है उनके प्रति न्याय की भावना रखे, उनके सुख सुविधाओं की जितनी भी व्यवस्था है वो पुरुष पर निर्भर है कि पुरुष ही अपने उस उत्तरदायित्व को निभाए और उसकी सारी सुख सुविधाओं को पूरा करे। ये तो आगे पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ पैट्रियार्की। जितने भी पृथ्वी सत्ता के सकारात्मक पक्ष है वो मैंने बताया है कि लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फीमेल, नारी पर उत्तरदायित्व का अभाव, सांस्कृतिक व्यवस्था का समर्थन, सपोर्ट टू कल्चरल सिस्टम, सपोर्ट टू रिलीजियस सिस्टम, इंक्रीमेंट इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेल, यानी कि पुरुषों के दायित्वों में वृद्धि, नारियों को विशेष सुविधा, स्पेसिफिक फैसिलिटी टू फीमेल, कि वो इस प्रतास्तात्मक में अपनी खान पान एवं रहन के सहन के लिए सुविधाएं जो है वो पुरुष के ऊपर दायित्व है। नारियों को तनाव से मुक्ति, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम टेंशन टू फीमेल, नारियों को किसी किस्म का तनाव नहीं रहता, वो बाहर के कार्यों से फ्री रहती है। नारियों का सीमित कार्य क्षेत्र है, लिमिटेड वर्किंग फील्ड ऑफ फीमेल, फीमेल के जो कार्य हैं वो लिमिटेड रह जाते हैं, क्योंकि उनका बच्चों का पालन पोषण करना, अतिथि सत्कार करना और घर की व्यवस्थाएं करना और उसके साथ जो भी घर के परिवार के सदस्य हैं उनकी देखभाल करना। नारी का इससे सुख में जीवन हो जाता है, हैप्पी लाइफ ऑफ फीमेल। फीमेल जो है वो हैप्पी मूड में रहती हैं, उनको प्रेम बना रहता है, उनकी भावनाएं बनी रहती हैं और उनका जो सहयोग है वो परिवार के साथ बना रहता है। कठिन कार्यों में भी नारियों की सहभागिता का अभाव है, लैक ऑफ पार्टिसिपेट ऑफ फीमेल इन डिफिकल्ट। अब मैं कह रही हूँ कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। पैट्रियार्की सिस्टम जो है, जो पृथ्वी सत्ता का सिस्टम है, जो हमारे सोशल समाज में वैदिक काल से लेकर आज तक देखने को मिलता है कि पृथ्वी सत्ता डोमिनेट करते हैं, उन्हीं का रूल रहता है, उन्हीं का प्रॉपर्टी नारियों और बच्चों पर कंट्रोल रहता है, नियंत्रण रहता है, प्रॉपर्टी भी उन्हीं के अधीन रहती है। तो इसका एक नेगेटिव पक्ष भी है। अगर पॉइंट लिखना चाहो तो स्टूडेंट लिख सकते हो। ये तो थे जितने मैंने बताया कि पॉजिटिव एस्पेक्ट। अब आ जाते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट क्या रहे हैं जिसके कारण मैन डोमिनेट होता चला जा रहा है। तो उसके नकारात्मक पक्ष क्या है? पहला है नारी शक्ति का अपमान, इंसल्टिंग ऑफ फीमेल पावर। नारियों में विविध प्रकार की शारीरिक और मानसिक शक्तियां पाई जाती हैं। ये ठीक है कि बायोलॉजिकल नारियां शारीरिक रूप से कोमल होती हैं, डेलिकेट होती हैं, बट उनकी मानसिक शक्तियां और शारीरिक शक्तियां भी, अगर वो बच्चों को पैदा कर सकती हैं
बच्चों को पालन पोषण कर सकती हैं, घर की पूरी व्यवस्था कर सकती हैं, तो उनका शारीरिक और मानसिक शक्तियों को कमजोर मानना उनको अपमान करना है। जब पुरुषों की प्रधानता होगी तो नारी को बाहरी कार्य करने में स्वतंत्रता नहीं होगी। तो जब वो स्वतंत्रता नहीं होगी तो उनकी भूमिका केवल खाना बनाने और घर का मेंटेन करना, इसलिए उनकी शक्तियों का प्रयोग ना करके उनको अपमानित करना है। मैं अब नेगेटिव पॉइंट बता रही हूं पृथ्वी सत्ता के, जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, नकारात्मक पक्ष है। सबसे पहला पक्ष तो मैंने बताया कि नारी शक्ति का अपमान, इंसल्टिंग ऑफ फीमेल पावर। दूसरा है शक्ति असंतुलन, पावर इम्बैलेंस। गृहस्थ आश्रम में मेल और फीमेल दोनों वाहन के दो पहिए हैं। अगर एक पहिए को आप कमजोर साबित कर देते हो, उसके निर्णयों पर आप उनसे प्रभावित ना होकर केवल पुरुषों के निर्णय ही उन पे थोपे जाए, तो नारी, ये जो शक्ति का संतुलन है वो भी परिवार को डिस्टर्ब करता है। परिवार के अंदर संतुलन बना रहे, इसके लिए स्त्रियों के साथ साथ पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों के निर्णयों को भी उतनी ही मान्यता दी जाए जितनी पुरुषों को। इससे संतुलन बना रहेगा, नहीं तो परिवार में असंतुलन पैदा हो जाएगा। असंतुलन होने से उसके शक्ति और सम्मान में भी बड़ा अंतर आ जाता है। महिलाएं गृहस्थ आश्रम को संभालते संभालते इतने तनाव में ले लेती हैं, इतना डिप्रेशन में चली जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर भी वही मानसिक और शारीरिक शक्तियां हैं जो पुरुषों के अंदर है। तो इसलिए शक्तियों का संतुलन बना रहे, और संतुलन बनाने के लिए नारियों को भी अपना योगदान परिवार में बनाने के लिए पितृसत्ता को अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। पुरुष जो है डोमिनेट ना रहकर स्त्रियों को भी उतना ही सम्मान दे, और घर परिवार के जितने निर्णय हैं वो महिलाओं से भी उनकी सलाह मशवरा करके वो निर्णय ले सकते हैं, तो संतुलन रहेगा। नहीं तो असंतुलित विकास की स्थिति हो जाएगी, सिचुएशन ऑफ इम्बैलेंस डेवलपमेंट। पितृसत्ता की व्यवस्था में, पैट्रियार्की में पुरुष द्वारा ही समस्त निर्णय लिए जाते हैं, जो कि स्त्रियों का लैंगिक भेदभाव की स्थिति पैदा हो जाती है, और उनकी योग्यता और शक्ति का कोई प्रयोग नहीं किया जाता, और जिससे विकास भी असंतुलित हो जाता है। एक नारी विकास को आघात लगता है, दूसरी ओर सामाजिक विकास को भी आघात लगता है। आज के समय में आप ये देखिए कि नारी पढ़ लिख कर कितने ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंच चुकी है, और वो सारे कार्य मानसिक रूप से कर रही है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि केवल पुरुष ही शिक्षा प्राप्त करके, पुरुष ही धन कमाकर, पुरुष ही अपने निर्णय महिलाओं पर, बच्चों पर थोपे, उन्हें केवल घर की चार दीवारी के अंदर रखे, उसके सीमित कार्य कर दे, तो उससे क्या होगा? उनके असंतुलित विकास होगा, इम्बैलेंस डेवलपमेंट होगा, जिससे समाज के अंदर भी, राष्ट्र के अंदर में भी और परिवार में भी असंतुलन पैदा हो जाएगा। फिर है कि नारी के प्रति घरेलू हिंसा, जहां पृथ्वी सत्ता डोमिनेट है, जहां पुरुष या मेल डोमिनेट करते हैं, उनकी शक्तियों का सेंट्रलाइज किया जाता है, वहां क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस टू फीमेल। वहां जो है, जो पुरुष है, जो मेल है, वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से नारियों को केवल संभोग और भोग की व्यवस्था ही समझते हैं, उनको उपयोग की वस्तु समझ लेते हैं। नारी का उसमें कोई सम्मान नहीं रह जाता। नारी को केवल एक वस्तु मानकर उन्हें चार दीवारियों में बंद करके उनसे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है।
कई घरों में तो मैंने यहाँ तक देखा है कि नारियों को फिजिकल मारपीट द्वारा भी उनके डोमेस्टिक वायलेंस जो किया जाता है वो भी देखा गया है। जहां मेल डोमिनेट करते हैं, जहां मेल की पावर्स जो है बिल्कुल सेंट्रलाइज हो जाती है, केवल मेल ही आइडेंटिफाइड होता है, वहां डोमेस्टिक वायलेंस भी घरों में देखे जाते हैं। फिर है कि नारी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक दृष्टिकोण, नेगेटिव व्यू टू फीमेल। नारियों को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि नारियां जो है वो केवल घर की चार दीवारी के अंदर रहकर केवल सीमित कार्य करें, राष्ट्र में उनका कोई योगदान ना हो, समाज के अंदर उनका कोई योगदान ना हो, उनके डिसीजन को कोई मान्यता नहीं दी जाती, उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं दी जाती, जितनी भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उस पर भी डोमिनेट पितृ सत्ता या मेल का रहता है। पुरुष प्रधान, जहाँ पुरुष प्रधान व्यवस्था है वहां नारियों के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रह जाता है। नारियों को पहचान नहीं करवाई जाती, उनकी पहचान भ्रमित की जाती है, और नारियों को जो उनके व्यवस्था है ये संकेत करता है कि उनको हिंसा एवं दुर्व्यवहार करने की भी चेष्टा की जाती है। तो ये पितृसत्ता का एक त्रुटिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है। मैं तो कहती हूँ ये सबसे बड़ा दोष है जो कि नारी के प्रति नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव दृष्टिकोण है, नेगेटिव व्यू है। नारी की योग्यता का अपमान, इंसल्टिंग ऑफ एबिलिटी टू फीमेल। नारी की योग्यता का अपमान भी पितृसत्ता में व्यापक रूप से देखा जाता है। जब नारी से निर्णय का कार्य या सलाह नहीं ली जाती, किसी कार्य में उसका पार्टिसिपेट नहीं लिया जाता, उसको कोई अधिकार या कर्तव्य नहीं दिए जाते, एक पिता अपनी बालिका पर अपनी इच्छा थोपता है, एक पति अपनी पत्नी पर अपने निर्णय स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है, अगर वो इसको अस्वीकार करती है तो उसको प्रताड़ित किया जाता है, तो ये उसकी योग्यता का अपमान है। आज जो महिलाएं हैं, नारी हैं, वो पढ़ लिख गई हैं, अर्थात अगर वो नारी बीए, बीएड या एमए की हुई है तो वो अपने सलाह देने में, जितने भी परिवार के निर्णय हैं उसमें पार्टिसिपेट करने में सक्षम है। तो जहां पितृसत्ता है लेकिन उनका नेगेटिव व्यू जो होता है, जिसके कारण नारी की योग्यता का अपमान किया जाता है। नारी अधिकारों का अभाव, लैक ऑफ फीमेल राइट्स। पितृसत्ता में नारी को उसके अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होते। नारी की सहभागिता व्यापक रूप से परिवार एवं समाज में नहीं होती। प्रत्येक निर्णय में नारी को हाँ कहनी पड़ती है, यदि वह हाँ नहीं करती तो सामाजिक आरोपों के द्वारा उन्हें अपमान किया जाता है। नारी को मात्र उसकी चार दीवारी के अंदर बांध कर रखा जाता है, उसे सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवस्था में खुलकर विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती, जिससे नारी के अधिकारों का अभाव होता है। नारी के जो राइट्स हैं उनको अनदेखा किया जाता है। मानवता के प्रतिकूल व्यवस्था, यानी कि डिसफेवर सिस्टम ऑफ टू ह्यूमैनिटी। मानवता की दृष्टि से भी पितृसत्ता को प्रतिकूल माना जाता है। जब एक परिवार के संचालन में स्त्री और पुरुष दोनों की समान भूमिका है, तो जब समान भूमिका है तो पुरुष को अधिक अधिकार क्यों प्रदान किए जाए? एक स्त्री जिस प्रकार पुरुष के अभाव में परिवार का संचालन एवं सृजन नहीं कर सकती, उसी प्रकार एक स्त्री के बिना पुरुष भी परिवार और समाज का संचालन नहीं कर सकता। इसीलिए मानवता की दृष्टि से भी ये पितृसत्ता या मेल डोमिनेट योग्य नहीं है। नारी विकास का अभाव, लैक ऑफ फीमेल डेवलपमेंट। जब किसी नारी में किसी कार्य को करने की योग्यता है या उसमें निर्णय लेने की योग्यता है, उसका उपयोग क्यों ना किया जाए? उसके उपयोग
कि उसकी योग्यता का विकास क्यों ना किया जाए? नारी को विविध कार्य करने की योग्यता में निखार क्यों ना लाया जाए? जब उसको उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलेगा तो उसकी योग्यता कुंठित हो जाएगी, वो डिप्रेशन में चली जाएगी, वो तनाव में चली जाएगी, उसका मानसिक विकास रुक जाएगा। और जब उसका मानसिक विकास रुक जाएगा तो परिवार में, समाज में और राष्ट्र में जो संतुलन है वो खत्म हो जाएगा और असंतुलित परिवार, असंतुलित समाज और असंतुलित राष्ट्र का निर्माण होगा। फिर नारी जागरूकता का अभाव, लैक ऑफ फीमेल अवेयरनेस। जहां मेल डोमिनेट करता है, जहां पितृसत्ता भूमिका समाज में निभाई जाती है, जहां केवल कंट्रोल मेल या पुरुष को ही माना जाता है, जहां पैट्रियार्की रूल रेगुलेशन है, जहां मुखिया केवल पुरुष है, वहां नारी के अंदर जागरूकता भी नहीं आ सकती। आज किसी भी राष्ट्र का निर्माण पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर करती हैं और दोनों को अगर हमें राष्ट्र के निर्माण में नहीं वोट का अधिकार दोनों को दिया गया है तो दोनों ही राष्ट्र निर्माण में उतनी ही योग्यता रखते हैं, उतनी ही उनकी शक्ति रखते हैं, नहीं तो वो शून्य हो जाएगा। अगर आप नारी का सम्मान नहीं करेंगे, नारी की शक्तियों का विकास नहीं करेंगे, नारी को जागरूकता प्रदान नहीं करेंगे, नारी के अधिकारों का सम्मान नहीं होगा, नारी को केवल सीमित कार्य दिए जाएंगे, वहां सभ्यता, संस्कृति और विकास के अनुकूल प्रोग्रेस या उन्नति नहीं हो सकती। तो अगर ये दोनों एक वाहन के दो पहिए हैं तो गृहस्थ आश्रम भी एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। पितृसत्ता का जो आइडियल रूप है, आइडियल रूप क्या है? क्योंकि अमेरिका और फॉरेन कंट्री में महिलाओं को उतना ही अधिकार दिया गया है जितना स्त्रियों को और जितना पुरुषों को, क्योंकि इसमें अधिकारों का विकेंद्रीयकरण है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ राइट्स, यानी कि जितने भी अधिकार हैं केवल पुरुष डोमिनेट ना करे। अगर महिलाओं के अंदर योग्यता है, उनकी मानसिक शक्ति और उनकी जो भी उनके अंदर योग्यताएं हैं उनके अनुसार उनको कार्य दिए जाए, उनके अनुसार उनको अधिकार दिए जाए, उनके सम्मान की दृष्टि दिया जाए, उनको सम्मान किया जाए। ये अगर हम ये देखते हैं कि अगर महिलाओं को अपमान किया जाता है तो ये नारी इच्छा का दुरुपयोग है। नारी इच्छा का सम्मान करना आधुनिक समय में बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट डिजायर ऑफ फीमेल, महिलाओं की इच्छा का, हाँ ये ठीक है कि आधुनिक समय में भी पुरुष जो है प्रधान की भूमिका निभा रहे हैं, निभाए। हमारी भी इच्छा नारियों की यही है कि अगर पुरुष कठिन कार्य कर सकते हैं, वो धन उपार्जन कर सकते हैं, बाहर के परिश्रम के कार्य कर सकते हैं या बाहर के सारे स्त्री की इच्छा, लेकिन उन्हें अपने निर्णय महिलाओं पर थोपना नहीं चाहिए। उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए, उनके निर्णयों का सम्मान करना चाहिए। अगर पुत्र पढ़ना चाहता है तो पुत्रियों को भी पढ़ाना चाहिए। अगर पुत्रों की इच्छा पूरी की जाती है तो पुत्रियों की भी इच्छा पूरी करनी चाहिए। बेटा बेटी में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उनमें दोनों को एक समान दृष्टि से परवरिश करनी चाहिए। नारी की योग्यता का सम्मान हो, रिस्पेक्ट ऑफ एबिलिटी टू फीमेल, पारिवारिक विकास में नारी की सहभागिता होनी चाहिए। जितना भी पार्टिसिपेशन है वो पुरुष जो है वो नारियों को भी उसमें पार्टिसिपेशन निश्चित कर दे कि आपका
किसी चीज को खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी बेचनी है या कोई निर्णय लेना है, महिलाओं को भी अपने साथ सम्मिलित होकर एक परिवार के साथ बिठाकर उनका सम्मान करके, उनके निर्णयों को सम्मान करके, उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। उनके प्रति जो है नेगेटिव व्यू ना होकर पॉजिटिव व्यू होना चाहिए। आपका नारी के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो कि नारियां भी उस जितने कार्य पुरुष करता है वो नारियां भी कर सकती हैं। उन पे पर लैंगिंग या जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। अगर बेटी पैदा हो गई है तो बेटी और बेटे में कोई अंतर ना करें। बेटी को भी उतना ही अच्छा लालन पोषण करें जितना बेटों का किया जाता है, और पिता पुत्री के साथ भेदभाव ना करे, और पति जो है पत्नी को एक सम्मान की दृष्टि से देखे और उसके साथ परिवार में समानता का व्यवहार करे। जो उसका बिहेवियर है वो इक्वलिटी इन फैमिली, परिवार के अंदर उसकी सुविधाओं की आवश्यक व्यवस्था करे। जितनी उसकी नीडफुल अरेंजमेंट है वो उसकी कैपेसिटी के अनुसार फैमिली में किया जाना चाहिए। नारी की व्यावसायिक योग्यता का भी सम्मान करना चाहिए। अगर उसमें वोकेशनल एबिलिटी है, अगर वो सिलाई कढ़ाई में निपुण है, या वो बीए एमए है, या वो टीचिंग लाइन में जाना चाहती है, तो उसे उसकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार पुरुष को महिलाओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसकी योग्यता के अनुसार, उन्हें व्यवसायिक योग्यता के अनुसार भी उनको अपने निर्णय लेने में और अपनी चॉइस करने में, व्यवसाय करने में उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह कार्य विभाजन का भी एक उचित आधार बनता है। प्रॉपर बेस ऑफ वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अधिकारों का केंद्रीयकरण नहीं होता, राइट्स जो है सेंट्रलाइज नहीं होते, मेल सेंट्रलाइज नहीं होता, बल्कि मेल और फीमेल दोनों में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, प्रॉपर विभाजन किया जाता है। अगर बालक कोई साइकिल चलाना चाहता है और बालिका भी चलाना चाहती है तो दोनों को अनुमति दी जानी चाहिए। दोनों को, अगर दोनों क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो दोनों को वो सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। अगर योग्यता के आधार पर महिलाएं आगे आना चाहती हैं और समाज में अपना योगदान देना चाहती हैं, राष्ट्र में अपना योगदान देना चाहती हैं, तो उन्हें लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना करके उन्हें एक आदर्श रूप से विकसित करना चाहिए। बल्कि महिलाओं को पूरी उनको प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी करनी चाहिए कि जो पुरुष प्रधान देश है, हमारे भारत समाज में तो ये देखा ही गया है कोई पुरुष प्रधान देश है। यहाँ मेल को डोमिनेट किया ही जाता है, मेल पुरुषों को प्रधानता दी जाती है, पुरुष को सर्वोच्च भूमिका दी जाती है। बट परिवार के अंदर ये जेंडर बायस खत्म कर दे, और जेंडर बायस खत्म करके प्रधान पुरुष होने के बावजूद परिवार के अंदर महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, उनके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड दिया जाए, उनकी योग्यता का सम्मान किया जाए, उनकी वोकेशनल एबिलिटी को भी आदर की दृष्टि से देखा जाए, उनके भी राइट्स को आगे लाया जाए, उनके निर्णयों का सम्मान किया जाए, उनका पूरा पार्टिसिपेट किया जाए, जिससे उनके अंदर, ये परिवार के अंदर एक सद्भावना बनी रहे, एक राष्ट्र के अंदर सद्भावना बनी रहे और समाज के अंदर सद्भावना बनी रहे, और संतुलित समाज बने, संतुलित राष्ट्र बने और संतुलित परिवार बने। जहाँ संतुलन होगा वहाँ बच्चों की परवरिश में भी पूरा संतुलन देखा जाएगा। बच्चों की परवरिश बड़े अच्छे ढंग से होगी। ये जरूरी नहीं है कि कार्यों का बंटवारा केवल गृह कार्य महिलाएं करें और बाहर के कार्य पुरुष करें। ये मैंने तो कोरोना के दौरान भी देखा है कि पुरुष ने बल्कि महिलाओं की पूरी सहायता
रसोई के कार्यों में की है, बच्चों के लालन पालन में भी की है, और यहाँ तक कि जो शिक्षित परिवार है, जो आज एकल परिवार में रह रहे हैं, संयुक्त परिवार में तो देखा गया है कि दादी दादा बुआ चाचा सब इकट्ठे रहते हैं, तो वहां बच्चों की परवरिश हो जाती है। लेकिन